जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 25 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज किया है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। तो देख लेते हैं ये क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में, और फिर हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या क्या प्रोविजंस हैं, कब रिलीज की गई थी, बजट आउटले क्या था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत क्या क्या नए आंकड़े निकल के आए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला है कि गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश लीड कर रहे हैं रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में। किसके अंतर्गत? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो नाम से समझ में आ गया होगा आपको इसमें क्या हो रहा है। घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस किए जा रहे हैं। ठीक है, रूफटॉप मतलब छतों पे सोलर इंस्टॉलेशंस किए जा रहे हैं। ठीक है, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम सोलर एनर्जी का, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो हमारी फ्यूल पे डिपेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी और हम इकोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस क्या हो रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी लीड कर रही है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में। ये स्कीम किससे संबंधित है, इसकी स्कीम का क्या नाम है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, अब देख लेते हैं MNRE डेटा के हिसाब से क्या आया है। तो गुजरात में लगभग 2,86,545 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस किए गए हैं। उसके पीछे है महाराष्ट्र, सेकेंड प्लेस पे है महाराष्ट्र, जहां पे 1,26,000 इंस्टॉलेशंस किए गए हैं। और थर्ड प्लेस पे है यूपी, जहां पे 53,423 इंस्टॉलेशंस किए गए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल इंस्टॉलेशंस कितने हुए हैं, तो 6,79,000 टोटल इंस्टॉलेशंस हुए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इस स्कीम की ओर, जहाँ पे हम लोग प्रोविजंस देखेंगे, जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल आउटले वगैरह बाकी सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें को नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ हम चर्चा कर लेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले ये याद रखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये कब आई है। स्टेट लेवल एग्जाम्स में डेफिनेटली आपसे यही पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम इस डेट पे लॉन्च की गई थी। अभी हाल में ही UPPCS का पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, तो वहाँ पे पर्टिकुलर डेट से आपसे पूछा गया था कि डेट, एक तरफ मैच द फॉलोइंग में आपको एक तरफ डेट दे दी गई थी और एक तरफ आपको स्कीम का नाम दे दिया गया था। तो आपको मिलाना था, आपको मैच करना था स्कीम और स्कीम की लॉन्च डेट से। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि लॉन्च कब हुई है। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 15 फरवरी 2024 को। तो ये बात आपको याद रखनी है, 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आरंभ किया गया था। बजट क्या है, तो बजट था 75,000 करोड़ रुपए। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स बाय प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ सोलर रूफटॉप सोलर सिस्टम। ठीक है, छतों पे क्या होगा, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे ढेर सारी एनर्जी बनेगी, ढेर सारी सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाएगा और उससे एनर्जी जनरेट की जाएगी। ठीक है, तो ये काम है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का। ठीक है, अब देख लेते हैं टारगेट बेनिफिशियरीज कितने होंगे। तो लगभग ये जो सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन है ये 1 करोड़ घरों में करना है। ठीक है, 1 करोड़ घरों में करना है। और जिन जिन घरों में होगा उनमें क्या होगा, उनमें 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री एवरी मंथ दी जाएगी। ठीक है, 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ठीक है, उन्हीं घरों में जहां पे ये इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री एवरी मंथ। ठीक है, अब जो भी सोलर पैनल इंस्टॉल कराएगा उसका कुछ पैसा होगा, लेकिन कुछ हेल्प सब्सिडी के तौर पे सरकार भी करेगी। ठीक है, तो सब्सिडी स्ट्रक्चर क्या होगा देख लेते हैं। तो 60% सब्सिडी दी जाएगी अप टू 2 किलोवाट कैपेसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान दीजिएगा। 2 किलोवाट कैपेसिटी पे 60% सब्सिडी दी जाएगी। और अगर 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक की कैपेसिटी होती है सोलर पैनल जो इंस्टॉल हो रहे हैं छतों पे, उनकी जो कैपेसिटी है वो 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक होगी, तो 40% सब्सिडी दी जाएगी। और ये जो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन है, ये इनका कैप भी है, 3 किलोवाट की कैपेसिटी के आगे नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कैप एट मैक्सिमम ऑफ 3 किलोवाट कैपेसिटी। ठीक है, तो 2 किलोवाट की कैपेसिटी तक 60% सब्सिडी दी जाएगी और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक की कैपेसिटी में 40% सब्सिडी दी जाएगी। मैक्सिमम जो कैपेसिटी अलाउ है सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस की, वो है 3 किलोवाट। ठीक है, इसके साथ साथ मॉडल सोलर विलेज भी एक बनाया जाएगा।
वन मॉडल सोलर विलेज विल बी डेवलप्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हर एक जिले में मॉडल सोलर विलेज एक बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, टू प्रमोट रूफटॉप सोलर एडॉप्शन, सोलर एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए मॉडल सोलर विलेज भी बनाया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कब से कब तक ये इंप्लीमेंटेशन टाइम है, तो 26-27 तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस स्कीम को 1 करोड़ की जो टारगेट है, जहाँ पे 1 करोड़ लोगों की छतों पे क्या करना है, सोलर पैनल इंस्टॉल करना है, तो वो स्कीम्स कब तक इंप्लीमेंट की जाएगी, तो 2026-27 तक ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्टेट इंप्लीमेंटेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो एक्ट करेंगी एज स्टेट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज, ठीक है। अब कौन से हाउस होल्ड नहीं होंगे एलिजिबल इस स्कीम के लिए, जो हाउस होल्ड्स ने ऑलरेडी सब्सिडीज ले रखी है, दोज हाउसेज आर इनएलिजिबल फॉर एनी मोर सब्सिडी अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। तो बाय 2027 स्कीम एम्स टू एस्टैब्लिश 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ रूफटॉप सोलर प्लांट्स, ठीक है, 1 करोड़ रूफटॉप सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल करने का इनका एम है 2026-27 तक, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के अंदर 4,388 करोड़ रुपए को सैंक्शन किया गया है सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे करंट अफेयर्स की बात ये हो गई कि प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है, कितना एलोकेशन किया गया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से 4,388 करोड़ रुपीस सैंक्शन किया गया है, किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपका हो गया करंट पार्ट। बैकग्राउंड पार्ट क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम क्या है, कब ये लाई थी, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वगैरह वगैरह, और सारे कॉम्पोनेंट्स जो भी है रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले नाम देख लेते हैं, क्या है नाम, है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, ठीक है, उत्थान महाअभियान, ठीक है। तो ये सारी स्कीम का नाम है, पूरा स्कीम का नाम, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम का नाम ये है, ठीक है। दिसंबर 2024 में एलोकेशन कितना हुआ है, तो अभी हमने आपको बताया 4,388 करोड़ रुपीस सैंक्शन किया गया है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। लॉन्च डेट हमेशा आपको बताया गया है कि लॉन्च डेट आपको ध्यान में रखनी है। लॉन्च कब हुई थी ये स्कीम, तो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम लॉन्च की गई थी मार्च 2019 में, ठीक है, मार्च 2019 में ये कुसुम स्कीम लॉन्च की गई थी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या क्या है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, मतलब कुछ ऐसे काम होगा जहां पे ऊर्जा सुरक्षित की जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोवाइड बेटर इरिगेशन ऑप्शंस, ठीक है, बेटर इरिगेशन ऑप्शंस, रिड्यूस डीजल यूसेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या है, जो डीजल की खपत है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको रिड्यूस करना, ठीक है, डीजल से इरिगेशन चलता है और बाकी सारे काम होते हैं, तो डीजल जो है उसका जो यूसेज है उसको कम करना है, ये मेन लक्ष्य है प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम का, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स हैं, मीट इंडियाज गोल ऑफ सोर्सिंग 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030 अंडर इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो आप ये बताइए इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस कब आए थे और ये किस ट्रीटी के अंतर्गत ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। टोटल सोलर पावर कैपेसिटी कितनी करनी है 2026 तक, तो 34,800 मेगावाट ऑफ सोलर पावर बाय मार्च 2026, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े हो गए जो आपको हल्का सा दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी आपको ये देखना है कि कब लॉन्च की गई थी, तो ये मार्च 2019 में लॉन्च की गई थी। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब सबसे जरूरी बात है इनके कॉम्पोनेंट्स को देखने की, ठीक है। तो आपसे कई बार डायरेक्टली स्टेटमेंट में यही दिया जा सकता है कि पीएम कुसुम हैज 4 कंपोनेंट्स और 2 कंपोनेंट्स, जहां पे आपको फंसाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है पीएम कुसुम के 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स है पीएम कुसुम के। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो अगर आप हिंदी में लिखें ना कुसुम, ठीक है, हिंदी में लिखे, हमारी राइटिंग बहुत खराब है तो आप याद रखिएगा कुसुम अगर आप लिखेंगे हिंदी में तो ये 3 अक्षर है ना, कु क स म, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कुसुम में कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे हल्का सा याद रख सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ए क्या कहता है, कंपोनेंट ए ये कहता है कि
10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स ऑन बैरन लैंड। ठीक है, तो कोई बैरन लैंड है, एग्रीकल्चर रूरल एरिया में कोई बैरन लैंड है या कहीं भी कोई बैरन लैंड है, तो वहां पे 10,000 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ए हो गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिसकी कैपेसिटी होगी 500 किलोवाट से 2 मेगावाट पर प्लांट। ठीक है, तो छोटे छोटे क्या है, ये ग्रिड कनेक्टेड डिसेंट्रलाइज एनर्जी पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा दूर ना रहे ये पावर प्लांट्स और आराम से बिजली आ जा सके और डीजल की खपत कम हो सके। ठीक है, अब क्या है कंपोनेंट बी में देखते हैं क्या है, तो इसमें क्या फोकस है, प्रोविजन ऑफ 17.50 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स। ठीक है, तो सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स का भी यहाँ पे उद्देश्य लिया गया है। ठीक है, तो 17.5 लाख सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स को इंस्टॉल करने की बात की गई है। ये क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा डीजल पंप्स और इरिगेशन सिस्टम्स इन एरियाज विदाउट ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जहां जहां पे डीजल पंप्स यूज हो रहे हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, और जहां जहां पे ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनको भी क्या मिलेगी, एक हेल्प मिलेगी 17.5 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए में क्या है, एनर्जी पावर प्लांट एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। कंपोनेंट बी में क्या है, एग्रीकल्चरल पंप्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल पंप्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा, तो कंपोनेंट बी के लिए सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है 30%। ठीक है, 30%, 50% फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, तो 30% जो है नॉन ईस्ट मतलब जो मेन रीजन है इंडिया का उसको मिलेगा, और 50% तक की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली रीजन्स और आइलैंड्स में दिया जाएगा सेंटर की तरफ से। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब कंपोनेंट सी को देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी पंप्स हैं उनको सोलराइज किया जाएगा। कितने पंप्स को सोलराइज किया जाएगा, तो लगभग 14 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स को क्या किया जाएगा, सोलराइज किया जाएगा। ठीक है, उनमें सोलर कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट हो गए कुसुम के, पीएम कुसुम स्कीम के 3 कंपोनेंट हो गए। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है एनर्जी पावर प्लांट स्टैब्लिश करना। ठीक है, ये एनर्जी पावर प्लांट स्टैब्लिश करना। कंपोनेंट बी में क्या है, स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स को इंस्टॉल करना। और तीसरा कंपोनेंट सी में क्या है, सोलराइजेशन ऑफ 14 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स। ठीक है, तो कंपोनेंट सी में सोलराइजेशन है, कंपोनेंट बी में है स्टैंड अलोन एग्रीकल्चरल पंप्स को इंस्टॉल करना, और कंपोनेंट ए है एनर्जी पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी जो चीज़ें हैं कि ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये मार्च 2019 में लॉन्च की गई थी। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, किसान कवच लॉन्च किया गया है। अब आपको याद रखना है किसान कवच क्या है, तो किसान कवच जो है वो एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है। ठीक है, तो किसान क्या करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स झेलने पड़ जाते हैं। कई बार आंखों में बहुत ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और कई तरीके की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसको बचाने के लिए एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है किसान कवच। ठीक है, तो याद रखिएगा किसान कवच, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है आपको ये बोल दें कि ये कोई सीड है जो कि बहुत ज़्यादा हाइब्रिड सीड है जिसका प्रोडक्शन बहुत हाई है, या कोई ऐसी सॉइल है जिसका प्रोडक्शन बहुत हाई होगा, या कोई ऐसा टेक्निक है जिससे सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नहीं, तो आपको ये पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि किसान कवच क्या है, ये एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है। ठीक है, एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है। ठीक है, किसने अनवील किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर हैं। इन्होंने किसान कवच को क्या किया है, अनवील किया है, इनका उद्घाटन किया है। ठीक है, अब किसान कवच को किसने डेवलप किया है देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ब्रिक्स इन स्टेम बैंगलोर कर्नाटका ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, साथ ही साथ प्राइवेट डेवलपर है सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, तो ये आपको डेवलपर का नाम भी याद रखना है। ठीक है, आप ये तो मत याद रखिएगा किसने अनवील किया है, हल्का सा आप खैर ये भी याद रख सकते हैं कि जितेंद्र सिंह जी ने इसको अनवील किया है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आपको लगेगा कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया होगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। ठीक है, आप बताइए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इस समय कौन है। ठीक है, उनका संबंध मध्य प्रदेश से है, हमने आपको हिंट भी दे दी। ठीक है, इसका किसान कवच का फीचर्स क्या है, तो दिस इंक्लूड्स अ फुल बॉडी सूट, मास्क, हेड शील्ड एंड ग्लव्स। ठीक है, तो फुल बॉडी सूट है, मास्क है, हेड शील्ड है, ग्लव्स है। ठीक है, और इसका दाम क्या है, इसका प्राइस है 4,000। ठीक है, इसका प्राइस है 4,000।
एग्रीमेंट्स की बात करें तो एमओयू साइन किया गया है बिटवीन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बीच, ठीक है। तो पर्पस क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट हो, ठीक है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट का एनहांसमेंट हो, तो इसीलिए ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ये एमओयू साइन किया है। कहाँ पे साइन किया था, तो 11th CII ग्लोबल समिट ऑन स्किल डेवलपमेंट 2024 में, और इसको आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है, इसको आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। थीम क्या थी 11th CII ग्लोबल समिट की, तो थीम थी बिल्डिंग अ रेजिलिएंट स्किल्ड टैलेंट पूल ड्राइविंग इंडस्ट्री ग्रोथ, ठीक है, बिल्डिंग अ रेजिलिएंट स्किल्ड टैलेंट पूल ड्राइविंग इंडस्ट्री ग्रोथ इस बार की थीम थी 11th CII ग्लोबल समिट की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, और इसमें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बीच एमओयू साइन किया गया था, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें एक स्कीम की, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जहां पे स्किल डेवलपमेंट की बात की गई थी, जहां पे फोकस था कि स्किल्स को डेवलप किया जाए, इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स को डेवलप किया जाए। लॉन्च ईयर था इसका 2015, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स को प्रोवाइड किया जाता है टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा, और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि 11th CII ग्लोबल समिट कहाँ पे हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट एग्रीमेंट हम देखें तो DRDO और IIT दिल्ली ने लगभग 10 ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है। ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट कौन से होते हैं, जिनमें 3 पार्टियां होती है, ठीक है। तो एक होगी DRDO, एक होगी IIT दिल्ली, और एक और कोई इंडस्ट्री पार्टनर होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर लगभग 10 ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया ग्लोबल अप्रोच टू रेडीनेस ऑफ इंडिजिनस मिलिट्री एप्लीकेशन, DIA गरिमा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, DIA गरिमा क्या है, तो ये DRDO का एक इंडस्ट्रियल आउटरीच है, जहां पे क्या होता है, ये इंडस्ट्री से पार्टनरशिप करती हैं और अब मिल के क्या करते हैं, रिसर्च में कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजर्स कौन थे, ये कहाँ पे हुआ था, तो DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT दिल्ली, ठीक है। तो DIA का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है, तो ये IIT दिल्ली में है, ठीक है। तो DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे डेवलप किया गया है, तो ये IIT दिल्ली में डेवलप किया गया है। पर्पस क्या होगा एग्रीमेंट का, तो डिफेंस टेक्नोलॉजीज को एडवांस करना, इससे क्या होगा, इससे सेल्फ रिलायंस होगा इंडिया का इन डिफेंस प्रोडक्शन। की एग्रीमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से साइन हुए हैं, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लाइट वेट बुलेट रेजिस्टेंस जैकेट अभेद, ठीक है। आपको ये याद रखना है, अभेद, अभेद क्या है, तो ये लाइट वेट बुलेट रेजिस्टेंस जैकेट है, ठीक है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो हम लोग हिंदी मूवीज में देखते हैं कि बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो पहन के आते हैं और उनको गोली लगती है और वो मरते नहीं है, मरने से बच जाते हैं, क्योंकि वो अभेद पहने रहते हैं, ठीक है। वो लाइट वेट बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट पहने रहते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही एक एग्रीमेंट आपको ध्यान में रखना है, किसके किसके बीच हुआ है, DRDO और IIT दिल्ली के बीच, ठीक है। फिर हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ कुछ हुआ है, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं। फिर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग, हीट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, तो ये सब आपको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ अभेद याद रखना है, ठीक है। DRDO और IIT दिल्ली का ये कोलैबोरेटेड लाइट वेट बुलेट रेजिस्टेंस जैकेट है। नेक्स्ट एग्रीमेंट की चर्चा करें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम के साथ पार्टनरशिप की है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम जो है ये नॉर्वे बेस्ड कंपनी है। किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है, टू सप्लाई एडवांस्ड रिप्लेनिशमेंट एट सी इक्विपमेंट फॉर इंडियन नेवी फ्लीट सपोर्ट शिप्स, ठीक है। इंडियन नेवी की फ्लीट सपोर्ट शिप के लिए कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम के साथ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, इंडियन नेवी की फ्लीट सपोर्ट शिप्स के लिए कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम के साथ पार्टनरशिप की गई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। और ये कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम कहाँ की है, तो ये नॉर्वे बेस्ड है, ठीक है। बात कर लेते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो ये स्टैब्लिश की गई थी 1941 में। हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो कॉमोडोर हेमंत खत्री, ठीक है। कॉमोडोर हेमंत खत्री जो है यहाँ पे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1941 में। हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो क्रिस्टोफर नॉलन और ईमा थॉमस को ऑनर किया गया है विद नाइटहुड एंड डेमहुड रिस्पेक्टिवली। मतलब नाइटहुड मिला है क्रिस्टोफर नॉलन को और डेमहुड मिला है ईमा थॉमस को, ठीक है। किसके द्वारा मिला है, तो ये किंग चार्ल्स है, वहाँ की किंग चार्ल्स III, जिन्होंने
इनके कंट्रीब्यूशंस के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशंस के लिए इनको अवार्ड दिया है क्रिस्टोफर नॉलन और ईमा थॉमस को, ठीक है। तो आपको याद रखना है नाइटहुड की उपाधि किसको मिली है, तो ये क्रिस्टोफर नॉलन को मिली है, और ईमा थॉमस को मिली है डेमहुड की उपाधि, ठीक है। नाइटहुड क्या होता है, ये जो टाइटल है ये मेन के लिए होता है, ठीक है। अलाउज द यूज ऑफ सर बिफोर द नेम, ठीक है। अब ये क्या जाने जाएंगे, अब ये नाम से जाने जाएंगे, जैसे सर डॉन ब्रैडमैन जाने जाते हैं, डॉन ब्रैडमैन के पहले सर लगता है क्योंकि उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो इसी तरह अब सर क्रिस्टोफर नॉलन कहलाएंगे, ठीक है। इसी का जो फीमेल यूज़ करती है वो डेमहुड कहा जाता है, ठीक है, वो डेमहुड कहा जाता है, जो टाइटल यूज़ करती है महिलाएं, ठीक है, जो वुमेन के लिए, फीमेल्स के लिए टाइटल होता है उसको डेमहुड कहते हैं, और मेल के लिए जो टाइटल्स होते हैं उनको नाइटहुड कहते हैं, ठीक है। तो ये किसको मिला है, क्रिस्टोफर नॉलन को मिला है नाइटहुड की उपाधि, और ईमा थॉमस को मिली है डेमहुड की उपाधि। क्यों मिली है, क्योंकि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन किया है। किसने दिया है ये बात आपको याद रखनी है, तो किंग चार्ल्स III ने दिया है, ठीक है, किंग चार्ल्स III ने ये दिया है, ठीक है। कहाँ पे ये उपाधि दी गई है, तो ये बकिंगम पैलेस लंदन यूनाइटेड किंगडम में ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो बकिंगम पैलेस में ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाली सेरेमनी हुई थी, जहाँ पे क्रिस्टोफर नॉलन और ईमा थॉमस को सम्मानित किया गया था नाइटहुड और डेमहुड से, ठीक है। क्रिस्टोफर नॉलन, अगर आप पिक्चर्स में हॉलीवुड में इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली जानते होंगे क्रिस्टोफर नॉलन को। तो इन्होंने अभी हाल ही में ओपनहाइमर बनाई थी, उससे पहले इन्होंने 2010 में इंसेप्शन बनाई थी, इंटरस्टेलर 2014 में बनाई थी, डार्क नाइट ट्रिलॉजी बनाई थी 2008 से 2012 के बीच में, और मोमेंटो बनाई थी 2000 में। एक बेहतरीन, क्रिस्टोफर नॉलन बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं मूवीज़ के, ठीक है, बहुत बेहतरीन काम है इनका, अगर आप जानते होंगे तो डेफिनेटली फिर जानते होंगे। और ईमा थॉमस क्या है, ये प्रोड्यूसर रही हैं जितनी भी क्रिस्टोफर नॉलन की मूवीज़ रही हैं, ठीक है, क्रिस्टोफर नॉलन की जितनी भी मूवीज़ रही हैं ये ईमा थॉमस उनमें क्या रही हैं, उनमें प्रोड्यूसर रही हैं, ठीक है। तो मोमेंटो 2000 में थी, बैटमैन बिगिंस, ओपनहाइमर 2023, एंड शी इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश फीमेल प्रोड्यूसर टू विन एन ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर, ठीक है। तो ये पहली ब्रिटिश फीमेल प्रोड्यूसर रही हैं जिनको ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्रिस्टोफर नॉलन जो डायरेक्टर साहब है वो, उनको मिला है नाइटहुड की उपाधि, और ईमा थॉमस जो कि प्रोड्यूसर रही हैं मेजरली क्रिस्टोफर नॉलन की मूवीज़ की, तो उनको क्या मिला है, उनको डेमहुड मिला है, ठीक है। 34th व्यास सम्मान 2020 अवार्ड का जिक्र कर लेते हैं। तो 34th व्यास सम्मान का जो सम्मान है वो किसको मिला है, तो वो मिला है सूर्य बालाजी को, ठीक है। सूर्य बाला जो कि हिंदी राइटर है, उनको सम्मानित किया गया है 34वें व्यास सम्मान 2024 से, ठीक है। उनकी किसके लिए, तो उनकी कौन देश के वासी वीनू की डायरी के लिए, ठीक है। कौन देश की वासी वीनू की डायरी जो कि 2018 में पब्लिश की गई थी, उसके लिए 34वां व्यास सम्मान सूर्य बालाजी को मिला है, ठीक है। तो सूर्य बालाजी को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, किस कृति के लिए, तो कौन देश का वासी वीनू की डायरी के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। थीम ऑफ द नॉवेल अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्रीवियस विनर कौन रहे हैं 33rd व्यास सम्मान के, तो 33rd व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था पुष्पा भारती जी को फॉर हर बुक यादें यादें और यादें, ठीक है। तो पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, और सूर्य बालाजी को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सूर्य बालाजी की बात करें तो ये 1943 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका बर्थ ईयर है और प्लेस है, ठीक है। व्यास सम्मान की बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया गया था के बिरला फाउंडेशन द्वारा, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। इंसेप्शन मतलब शुरुआत कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1991 में। पहले रेसिपिएंट जो थे वो थे डॉक्टर रामविलास शर्मा फॉर भारत के प्राचीन भाषा और एलिजिबिलिटी, ठीक है, सॉरी भाषा और हिंदी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी होती है हिंदी लिटरेरी वर्क्स पब्लिश्ड इन लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी लेखकों के लिए है, जो भी हिंदी में कृतियाँ आई हैं पिछले 10 सालों में, उनको ये सम्मानित करता है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है अवार्ड के, तो 4 लाख का कैश प्राइज, साइटेशन और प्लाक दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी हल्की सी याद रखिएगा। और कौन कौन से अवार्ड देती है के बिरला फाउंडेशन, तो सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ठीक है। सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार भी कौन देता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन देती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 34वां व्यास सम्मान से सम्मानित किसको किया गया है, तो ये हिंदी के राइटर है सूर्य बालाजी, उनको ये सम्मानित किया गया है। किस कृति के लिए, किस वर्क के लिए, तो ये कौन देश का वासी वीनू की डायरी कब पब्लिश हुई थी, 2018 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो अब बस आप ये मत याद करके चले जाइएगा कि 34th व्यास सम्मान मिला है सूर्य बालाजी को, आपको उनके रिकॉग्नाइज वर्क को याद करना है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कब ये पब्लिश की गई थी, तो 2018 में ये पब्लिश की गई थी।
अपॉइंटमेंट्स की चर्चा करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशंस में नए प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर थॉमस स्नाइकर। ठीक है, डॉक्टर थॉमस स्नाइकर जो है वो प्रेसिडेंट होंगे इंडिया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशन के। ये किसको सक्सीड करेंगे? तो ये सक्सीड करेंगे डॉक्टर अल्बर्ट बाउर्ला को। ठीक है, डॉक्टर एल्बर्ट बाउर्ला को ये सक्सीड करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? रॉब डेविस को। ठीक है, रॉब डेविस को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए कि थॉमस स्नाइकर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका करंट रोल क्या था। तो वो उससे पहले मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट होने से पहले सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे रॉश ग्रुप के। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो भी नए प्रेसिडेंट या नए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जा रहे हैं उनका करंट रोल क्या था, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है और आपसे अब ऐसे थोड़े से डीप में सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। हेडक्वार्टर्स देख लीजिए कहाँ है इसका, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का, तो ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। चर्चा कर लेते हैं अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप 2024 की, जिसको भारत ने जीत लिया है बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, तो याद रखिएगा अंडर 19 विमेन T20 एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो ये भारत यहाँ पे विजयी साबित हुआ है। ठीक है, भारत की जो महिलाएं हैं, भारत की जो अंडर 19 विमेन T20 एशिया कप है वो भारत ने जीत लिया है। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर बाय 41 रन इन द फाइनल टू विन फर्स्ट एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये पहला एडिशन है टूर्नामेंट का, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप 2024 इंडिया ने जीत लिया है बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, ये कहाँ पे खेला गया था? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में खेला गया था। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में ये खेला गया था। इंडिया की कैप्टन कौन थी? निकी प्रसाद। ठीक है, इंडिया की कैप्टन कौन थी? निकी प्रसाद। बांग्लादेश की कैप्टन कौन थी? तो सुमैया अख्तर। ठीक है, सुमैया अख्तर बांग्लादेश की कैप्टन थी और इंडियन कैप्टन थी निकी प्रसाद। ठीक है, टॉप 3 टीम्स कौन सी रही है? तो इंडियन विनर रही है, रनर अप कौन रही है? बांग्लादेश, और थर्ड पोजीशन पे कौन रही है? नेपाल थर्ड पोजीशन पे रही है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है की प्लेयर इंडिया की कौन सी हैं जो कि प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं। तो गोनगाडी त्रिशा जो हैं ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं, प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं और टॉप स्कोरर रही हैं विद 159 रन इन 5 इनिंग्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है आपके लिए, गोनगाडी त्रिशा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, गोनगाडी त्रिशा। ठीक है, गोनगाडी त्रिशा। की प्लेयर विकेट सबसे ज़्यादा किसने लिए हैं? तो आयुषी शुक्ला जो कि इंडिया की तरफ से खेली थी, उन्होंने 10 विकेट हासिल किए थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच हमने आपको बताया गोनगाडी त्रिशा है, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी गोनगाडी त्रिशा है, मोस्ट रन्स भी गोनगाडी त्रिशा है, सबसे ज़्यादा विकेट्स भी आयुषी शुक्ला इंडिया ने लिए। ठीक है, तो कितनी टीम्स पार्टिसिपेट किए थी? तो 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया था। तो 6 टीम्स कौन कौन सी? बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और ये क्वालिफाई कर गई हैं थ्रू विमेंस अंडर 19 एशिया क्वालिफायर 2025। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप 2024 में। इंडिया को लीड किया था निकी प्रसाद ने और बांग्लादेश की कैप्टन थी सुमैया अख्तर। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं गोनगाडी त्रिशा, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया था 159 रन इन 5 इनिंग्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? आयुषी शुक्ला ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे। और कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था T20 एशिया कप 2024 में? तो 6 टीमों ने भागीदारी की थी अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप में। फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस की बात कर लेते हैं, जहां पे इंडिया के प्रणव वेंकटेश ने जीत हासिल की है। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ था सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये स्लोवेनिया में आयोजित किया गया था। यूरोपियन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है स्लोवेनिया, जहां पे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया की तरफ से ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने, पी वेंकटेश ने जीत हासिल की है। ठीक है, दोनों ही कैटेगरी में, रैपिड कैटेगरी में भी और ब्लिट्स कैटेगरी में। तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन विनर रहे हैं? तो प्रणव वेंकटेश विनर रहे हैं दोनों कैटेगरी में, रैपिड कैटेगरी में भी और ब्लिट्स कैटेगरी में भी। ठीक है, ये कौन सा कैटेगरी का था? तो अंडर 18 की कैटेगरी का ये फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अंडर रैपिड और ब्लिट्स कैटेगरीज थी, दोनों में ही प्रणव वेंकटेश ने जीत हासिल की है जो कि इंडिया के हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है।
ऑबिचुअरीज की बात करें तो तुलसी गौड़ा, अगर आप जानते होंगे तो तुलसी गौड़ा जी का निधन हो गया है, जिनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1938 थी और हाल में ही अभी इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये इनका प्लेस ऑफ बर्थ है होनाली कर्नाटका। ठीक है, होनाली कर्नाटका। इनको जाना जाता था वृक्ष माता के नाम से, मदर ऑफ ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज नोन एज वृक्ष माता, या वृक्ष माता के नाम से किसको जाना जाता है। तो तुलसी गौड़ा जी को वृक्ष माता के नाम से जाना जाता था। ये हालांकि ट्राइबल फैमिली से आती थी। ठीक है, हालांकि ट्राइबल फैमिली से आती थी, जो कि इकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। वो अपने इर्द गिर्द या जो भी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल स्टेट है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो और इन्होंने क्या किया था तुलसी गौड़ा जी ने, इन्होंने लगभग 1 लाख ट्रीज को प्लांट किया था और 30,000 सैपलिंग्स एवरी ईयर उन्होंने प्लांट किया है। ठीक है, और इनको अवार्ड्स एंड ऑनर्स से भी सम्मानित किया गया है। इनको पद्मश्री मिला था 2021 में। ठीक है, ये डॉक्टरेट हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़ से। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड मिला था 1986 में। कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड भी 1999 में सॉरी इनको मिला था। ठीक है, तो आपको हल्का सा उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी याद रखने हैं। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि इनको कौन सा हाईएस्ट ऑनर मिला है, तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2021 में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है तुलसी गौड़ा जी के बारे में, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया।